हेलो एवरीवन। आज हम कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत या कृषि स्थानीयकरण के प्रारंभिक सिद्धांत वान थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। कृषि की स्थानीयकरण दशाएं के संबंध में कृषि क्रियाओं के एक व्यवस्थित प्रारूप का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम जर्मन विद्वान जे.एस. वान थ्यूनेन ने 1826 में भूमि उपयोग अवस्थिति सिद्धांत प्रतिपादित किया। उनका सिद्धांत तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर आधारित है। उनके अनुसार बाजार मूल्य बराबर उत्पादन की लागत प्लस परिवहन लागत प्लस उत्पादक का लाभ, अर्थात बाजार मूल्य किसी भी वस्तु का क्या होना चाहिए, वो उसमें उत्पादन की लागत और परिवहन की लागत के साथ साथ उत्पादक के लाभ को भी शामिल करते हैं। इसलिए बाजार से उत्पादन क्षेत्र की दूरी बढ़ने के साथ भूमि उपयोग क्रमबद्ध तरीके से बढ़ता चला जाएगा। वो इस सिद्धांत में ये चीज़ दिखाने का प्रयास करते हैं कि बाजार केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ कृषि उत्पादकता में या उत्पादन के उपयोग में तरीकों में भी बदलाव आएगा। बाजार की दूरी कृषि उत्पादन को या उत्पादन की फसलों को प्रभावित करेगी। बाजार की दूरी के अनुपात में एक किसी भी केंद्र के चारों ओर एक विशेष प्रकार का प्रतिरूप विकसित होगा जो उस कृषि को लाभप्रद बनाए रखेगा। अर्थात किस फसल का उत्पादन कहाँ तक या उसकी सीमा क्या रहेगी, यह दूरी इस चीज़ को प्रभावित करती है या उसके लाभ पर निर्भर करता है कि किस फसल का उत्पादन कहाँ तक किया जाना चाहिए। किसी भी फसल के उत्पादन की सघनता बाजार से दूरी के साथ घटती जाती है और बाजार से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूमि उपयोग का प्रकार व स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। इस सिद्धांत के संबंध में उन्होंने कुछ मान्यताएं या परिकल्पनाएं की हैं। इन परिकल्पनाओं में सर्वप्रथम उन्होंने एक ऐसे विलग प्रदेश की कल्पना की जिसके केंद्र में एक ही नगर स्थित हो और उस नगर के चतुर्दिक विस्तृत क्षेत्र हो। वह नगर उस प्रदेश का एकमात्र क्रय विक्रय स्थल हो और उस प्रदेश से न तो कृषि उत्पाद बाहर बेचा जाता हो और न ही वह नगर अन्य प्रदेश से आयात करता हो। उनकी इस पहली परिकल्पना के अनुसार एक ऐसा आइसोलेटेड जोन है जहां पर नगर के क्रय विक्रय का उस क्षेत्र का एक नगर ही क्रय विक्रय का बाजार है। न तो बाहर से वहाँ माल आता है न वहाँ से माल बाहर जाता है, अर्थात एकमात्र विपणन केंद्र या विक्रय केंद्र के रूप में वो नगर होता है। एक इस प्रकार के क्षेत्र की परिकल्पना उन्होंने की है। दूसरी परिकल्पना उनकी है केंद्रीय नगर को छोड़कर संपूर्ण क्षेत्र में ग्रामीण आबादी हो। ग्रामीण आबादी अधिकतम लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हो और नगर में मांगों के अनुरूप फसलों की किस्मों में फेरबदल करने में भी सक्षम हो। उनकी संकल्पना के अनुसार नगर के चारों ओर ग्रामीण आबादी होनी चाहिए और वह लाभप्रद दृष्टिकोण से कृषि करने के भी इच्छुक होने चाहिए और नगर की मांग के अनुरूप वो अपनी फसलों में की किस्मों में बदलाव भी करने के में सक्षम होने चाहिए। उस क्षेत्र की जो दशाएं हैं वो फसल उत्पादन के अनुकूल होने चाहिए। चौथी संकल्पना में उन्होंने माना है कि संपूर्ण प्रदेश में उत्पादन एवं परिवहन लागत समान हो, साथ ही कृषि उत्पादन में प्रदेश आत्मनिर्भर भी हो। अर्थात वहाँ पर उत्पादन लागत संपूर्ण प्रदेश में एक जैसी हो और परिवहन लागत भी एक समान हो, परिवहन लागत में बदलाव न हो।
इस विलक प्रदेश में एक ही प्रकार का परिवहन साधन घोड़ा गाड़ी उपलब्ध हो। उन्होंने इस यहाँ पर परिवहन साधन के रूप में घोड़ा गाड़ी का प्रयोग किया है और संपूर्ण क्षेत्र में इसी के द्वारा परिवहन होता हो, जो उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार जर्मनी के उस नगर के अनुसार जो उन्होंने इसको लिए माना है, जहाँ का उन्होंने अध्ययन किया था। परिवहन व्यय दूरी एवं भार के अनुपात में वृद्धिमान हो। ये इनकी छठी संकल्पना थी कि परिवहन व्यय दूरी और भार के अनुसार बढ़ रहा हो। वान थ्यूनेन ने कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत पर विचार करने से पहले उनके द्वारा प्रयुक्त कुछ शब्दावलियों से परिचित होना आवश्यक है, जो उन्होंने अपने सिद्धांत में काम में ली है। इनमें पहली चीज़ है आर्थिक लगान, इकोनॉमिक रेंट। आर्थिक लगान क्या होता है? वह वस्तुतः वह सापेक्षिक लाभ है जो किसी फसल को बाजार के नज़दीक की भूमि पर उगाने से प्राप्त होता है। लगान से तात्पर्य सापेक्षिक लाभ से है जो फसल को बाजार के नज़दीक की भूमि के लगाने से प्राप्त होगा। लगान शून्य भूमि से तात्पर्य ऐसी सीमांत क्षेत्र की भूमि जहां फसल उत्पादन से कोई लाभ नहीं होता हो, लगान शून्य भूमि उसको कहते हैं। इन दोनों टर्मिनोलॉजी के आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी फसल को बाजार से किस क्षेत्र तक बोया जाए कि उससे लाभ प्राप्त हो, और लगान शून्य भूमि से तात्पर्य उस फसल का उस भूमि से है जहाँ पर उगाने से या उसको उत्पन्न करने पर बाजार बेचने पर कोई लाभ नहीं मिल रहा हो। इन मान्यताओं के पश्चात थ्यूनेन ने कहा कि उक्त प्रकार की अनुकूल दशाओं वाले विलक प्रदेश में केंद्रीय नगर के चारों तरफ नगर से बढ़ती दूरी के अनुरूप विभिन्न फसलों का उत्पादन पृथक पृथक सकेंद्रीय वृत्तखंडों में होगा। नगर के निकटतम प्रथम खंड में फल, साग सब्जी एवं दूध का उत्पादन होगा, क्योंकि इन वस्तुओं की मांग नगर में अधिक रहती है और यह जल्दी खराब भी हो जाती है। इस पेटी का क्षेत्रीय विस्तार नगर की ज़रूरतों पर निर्भर करता है। यदि नगरीय जनसंख्या में इन चीज़ों की मांग अधिक होगी तो ये पेटी अधिक दूर तक विस्तृत होगी। इन दशाओं के आधार पर थ्यूनेन ने बताया कि फसलों के उत्पादन की जो पृथक पृथक सकेंद्रीय वृत्तों की पेटियां होंगी वो नगर से चारों ओर एक वृत्तखंडों के रूप में विकसित होंगी, और इनमें पहली पेटी जो होगी वो फल, साग सब्जी की होगी, क्योंकि ये इन फसलों की मांग भी ज़्यादा रहती है और इन्हें ज़्यादा दूर से परिवहन करने में खराब होने की संभावना भी रहती है। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि द्वितीय वृत्तखंड में ईंधन के लिए लकड़ी का उत्पादन कार्य होगा। लकड़ी के भारी होने के कारण यद्यपि परिवहन व्यय अधिक होगा, परंतु साग सब्जी व दूध के परिवहन व्यय से कम होगा। इसी प्रकार व्यय की सापेक्षिक दर के अनुसार तीसरे खंड में गहन कृषि पद्धति द्वारा अन्न की खेती होगी, इसमें पड़ती जमीन नहीं छोड़ी जाएगी। चौथा व पांचवें खंड में अपेक्षाकृत विस्तृत पद्धति द्वारा अन्न की खेती होगी, तथा अंत के छठे खंड में पशुपालन होगा। इसका प्रमुख उद्देश्य नगर को मांस या मक्खन व पनीर उपलब्ध करवाना होगा। इस तरीके से उन्होंने अपने सिद्धांत की मान्यताओं के आधार पर नगर के चतुर्दिक और 6 पेटियों के विस्तार क्षेत्र को माना। ये 6 पेटियों का विस्तार क्षेत्र नगर में की आवश्यकता परिवहन व्यय के अनुसार उन्होंने निर्धारित किया, और क्रमिक रूप से ये पेटियाँ, पहली पेटी बागवानी व दुग्ध उत्पादन की, वो जो इस तरीके से यहाँ विकसित हुई है। दूसरी पेटी जो है वो जलाऊ लकड़ी के वन के लिए है। तीसरी पेटी गहन कृषि अनुत्पादन की है। चौथी चरागाहों की है। पांचवी त्रिकृषि विधि के द्वारा फसल उत्पादन के लिए है, और छठी पेटी पशुपालन के लिए है, जो वहाँ इन्होंने निर्धारित की है। इसी क्रम में नगर से इस क्रम में इन पेटियों का विस्तार चतुर्दिक रूप से सकेंद्रीय वृत्तखंडों के रूप में पर यहाँ पर हुआ है। इस प्रकार विलक प्रदेश में कृषि से नगर से बढ़ती हुई दूरी के साथ विभिन्न खंडों में विभिन्न फसलों का उत्पादन स्पष्टतः परिवहन व्यय के अनुसार निर्धारित हुआ है। अतः परिवहन व्यय बढ़ने के साथ साथ उन फसलों का मार्ग का निर्धारण हुआ है कि इन फसलों को कहाँ तक उत्पादन किया जाना संभव है।
इसके लिए इन्होंने यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग किया है जो है P = S-E+T। इसमें P जो है वो यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग किया है। इसमें P किसान को फसल के विक्रय से लाभ है, अर्थात उसका लाभ क्या प्राप्त हो रहा है। S फसल का विक्रय मूल्य है, E उत्पादन लागत है, T परिवहन व्यय है, अर्थात उसे जो लाभ प्राप्त हो रहा है उसमें से उत्पादन मूल्य और जो परिवहन लागत है उसको घटा करके इसे देखा गया है, तो वो उसका लाभ होगा। इस प्रकार किसी फसल विशेष का उत्पादन नगर से उतनी दूरी तक हो सकेगा जहाँ तक उसमें उत्पादन लागत तथा बाजार में पहुँचाने में परिवहन व्यय का योग बाजार के उसके प्रचलित मूल्य के बराबर होगा। यहाँ पर हम एक उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं कि किसी भी फसल का उत्पादन वहाँ पर कितनी दूरी तक किया जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले एक उदाहरण लकड़ी का लिया है और ये बनाए हैं कि बाज़ार में लकड़ी की कीमत जो है वो 200 रुपये है और उत्पादन लागत उसकी 40 रुपये आ रही है, परिवहन व्यय 10 रुपये है। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो 0.5 किलोमीटर तक इसका परिवहन लाभ जो है वो 50 रुपये है। वहीं 1 किलोमीटर दूर जाने पर इसका परिवहन लाभ 40 रुपये रह जाता है। 1.5 किलोमीटर पर ये 30 रुपये। इस तरीके से क्रमिक रूप से घटते हुए हम देखते हैं कि 3 किलोमीटर तक आते लकड़ी का जो लाभ है, आर्थिक लाभ है, आर्थिक लगान है, वो 0 हो जाता है, अर्थात लकड़ी का उत्पादन 3 किलोमीटर से अधिक दूरी तक नहीं किया जा पाएगा। इसी तरीके से यदि हम इसको दूसरे उदाहरण के रूप में देखें तो यहाँ पर अन्न का उत्पादन दिया गया है। अन्न की बाज़ार में कीमत 80 रुपये है और इसकी उत्पादन लागत 50 रुपये है, परिवहन व्यय 3 रुपये है और इस तरीके से इसको लाभ को हम देखें तो ये 1 किलोमीटर के रेंज में या 27 लाख रुपये हो रहा है। फिर 1 किलोमीटर तक 24 रुपये। इस तरीके से घटते हुए अन्न का उत्पादन 5 किलोमीटर तक के रेंज तक किया जा सकता है। यहाँ पर आकर के लगान शून्य हो जाता है, ये 0 हो जाता है। इससे आगे इसका उत्पादन नहीं किया जा सकता। निम्न तालिका से स्पष्ट है कि नगर से किलोमीटर कितनी दूरी तक तथा किस वृत्तखंड में किस फसल विशेष का उत्पादन होगा। यह परिवहन व्यय पर नहीं वरन विभिन्न फसलों से उत्पाद सापेक्षिक लाभ पर निर्भर करता है कि उस फसल का कहाँ तक सापेक्षिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है।